एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 5 इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 6 इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 7 इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. जनरली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं, मेन डिफरेंस इनके बीच में क्या है. तो जनरली मॉर्फोलॉजी जो होता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, किसी भी प्लांट के, एनिमल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी. अगर किसी भी प्लांट या एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. और किसी भी प्लांट या एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, इट मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता है, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. ओके, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, वो कार्लस लिनेस ने किया था. ठीक है, उन्होंने क्या कंसिडर किया था, मेन प्रायोरिटी किसको दी थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है कैथरीन इसेउ. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. ये यूक्रेनियन बायोलॉजिस्ट थे डॉक्टर कैथरीन इसाऊ, जिन्होंने 2 फेमस बुक्स लिखी थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, विच इज़ प्लांट एनाटॉमी 1954 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी, एंड द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो कि 1960 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी, जिसको हम कहते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी. व्हाट डज दिस वेबस्टर मीन? दिस वेबस्टर जनरली मीन्स इट इज़ डिक्शनरी ऑफ प्लांट बायोलॉजी. वेबस्टर वर्ड का मीनिंग है डिक्शनरी. ठीक है, तो आप किसी भी प्लांट को देखना, आपको उस पर क्या क्या देखने को मिलेगा. रूट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, रूट और शूट आपको देखने को मिलेगी प्लांट के ऊपर, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी बर्ड. सबसे टॉप पे आपको बर्ड देखने को मिलेगी जिसको आप कहते हो एपिकल बर्ड. देन आपको देखने को मिलती है लेटरल बर्ड जिसको आप कहते हो लेटरल बर्ड, या फिर अगर वो एक्सिस पर प्रेजेंट है, लीफ की एक्सिस पर प्रेजेंट होगी तो उसको हम कहेंगे एक्सियल बर्ड. और शूट सिस्टम में हमें देखने को क्या क्या मिलता है, यहाँ पर देख लेते हैं हम. शूट सिस्टम में हमें देखने को मिलता है एक मेरिस्टेम, एक सेकेंड, हमें देखने को मिलता है मेरिस्टेम. देन हमें देखने को मिलता है स्टेम ब्रांचेस, देन लीव्स. ठीक है, लीव्स में सबसे बड़ी बात क्या है, लीव्स जो है वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाती हैं, टेंड्रिल्स और स्पाइंस. ठीक है, देन आ जाएगा हमारा स्टेम. ठीक है, स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है, थॉर्न्स यानी कि कांटे. और क्या होगा, फ्लावर. और क्या होगा, सीड. सॉरी. ठीक है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होंगी. अब एग्जाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कैसे पहचान लेते हैं कि जिंजर जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है और हमारा जो स्वीट पोटैटो है वो एक अंडरग्राउंड रूट है. सो इसके बीच में बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, बहुत ही एक सिंपल सा डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस देयर. रूट एंड शूट के अंदर एक ही डिफरेंस है जो कि है नोड एंड इंटरनोड का. अगर नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट है तो वो कहलाएगी क्या, आपकी रूट. और अगर नोड और इंटरनोड दोनों ही प्रेजेंट हैं तो वो कहलाती है स्टेम. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है तो इट इज स्टेम और एब्सेंट है तो इट इज रूट. तो इसी की वजह से हम जिंजर को और स्वीट पोटैटो को आसानी से क्लासीफाई कर पाते हैं. नोड जो होता है एक पॉइंट होता है जहाँ से लीफ जो होती है वो उगना शुरू होती है. जनरली आप देखोगे, एक सेकेंड जूम आउट करके हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं. समझ लीजिए ये आपकी एक स्टेम है. ठीक है, इसके ऊपर आपकी ये जो, एक सेकेंड हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ढंग से. समझ लीजिए ये आपकी नोड है, यहाँ पर स्टेम थी, स्टेम के अंदर यहाँ पर आपकी नोड है प्रेजेंट. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों जो है ये तो आपकी नोड है, तीनों ही मतलब 2 को कर रही हूँ. इनके बीच में जो डिफरेंस है, देखो ये 2 नोड है, इनके बीच में जो ये डिफरेंस है ये हो गया आपका इंटरनोड. ठीक है, और ये हो गई आपकी नोड. यहीं से जो है आपकी लीफ उगना शुरू होती है, यहीं से आपकी लीफ उगना शुरू हो जाती है. तो नोड और इंटरनोड का आई गेस आपको डिफरेंस बहुत इजीली समझ आ गया होगा. चलिए अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड. यस, तो अब देखते हैं हम सबसे बड़ी चीज़ जो कि है रूट. ठीक है, रूट को देखते हैं एक बार, यहाँ पे हम रीडिंग कर लेते हैं. द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में हमें स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं. इवन दो जो एंजियोस्पर्म होती है उसके अंदर हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है,
जिसका हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम या तो मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। ये सारे कैरेक्टराइज्ड होते हैं किसके प्रेजेंस पे? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के। आपने चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन जो होता है प्लांट्स का वो बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजिकल और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगर किसी भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट को आपको करना है क्लासिफिकेशन के, तो आपको ये समझना होगा कि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वी नीड टू नो द स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। हमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमें किसी भी प्लांट के जो पर्टिकुलर टर्म होता है, इसकी साइंटिस्ट की लैंग्वेज में उस टर्म को किस तरह से बुलाते हैं, क्या उसका नाम है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ बोर मत होना, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है, जो आपको समझना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर ज़रूर बनते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। If you pull out any weed, you will see that all of them have roots. अगर आप किसी भी प्लांट को उठाते हो तो उसके अंदर रूट्स, स्टेम और लीव्स जरूर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उनके अंदर या तो फिर दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी हो सकते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। जो जमीन के नीचे उगता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर जो उगता है उसको कहते हैं हम शूट सिस्टम। ठीक है, while the portion above the ground forms the shoot system। तो यहीं पर यही इसका वो था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं द रूट। सबसे पहली चीज़ है रूट के बारे में आप क्या जानते हैं। रूट ना 2 तरह की होती है। एक हो गई पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, ठीक है, एक हो गई नेगेटिव, ठीक है, फोटोट्रॉफिक। ये 2 तरह की आपको रूट्स देखने को मिलेंगी। जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन वो जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर ग्रो करती है, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो हमें नीचे की तरफ खींचती है। तो इसी के कारण जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर वो जो है जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके नीचे ग्रो करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? फोटोट्रॉपिक से आप क्या समझ रहे हो कि अगेंस्ट लाइट। नेगेटिव का मतलब उसके अगेंस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी पार्ट जो प्लांट का लाइट के अगेंस्ट ग्रो करता है एक अंधेरे की तरफ, उसको हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ऐसा क्या होता है, स्टेम जो है बिल्कुल डिफरेंट पार्ट में ग्रो करता है अंधेरे की तरफ। ठीक है, और इस सब को ऑक्यूरेंस एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब एक हार्मोन, जिस हार्मोन को हम कहते हैं ऑक्सिन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है कि जो एक हार्मोन बताओ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक के फंडे के लिए, तो वो होता है ऑक्सिन। अब आपको एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो आप ये देखो, अगर आपने यहाँ पर एक प्लांट है, समझ लो सॉइल है, इसके अंदर जो रूट है ऑक्सिन प्रेजेंट है, तो ऑक्सिन क्या करता है, वो सप्रेस करता है आपकी रूट को और वो प्रमोट करता है शूट को। ठीक है, सप्रेस करता है रूट को और प्रमोट करता है शूट को। तो रूट जो होती है नीचे की तरफ ग्रो करेगी और शूट जो है अपर ग्रो करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमारी ये बुक में क्या लिखा हुआ है। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। जो मेजॉरिटी होती है डाइकोट प्लांट्स की, ठीक है, उनके अंदर हम देखते हैं जो डायरेक्ट इलोंगेशन हो जाता है रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। एकदम सिंपल डायरेक्ट इलोंगेशन होगा, बढ़ेगी, उसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाती हैं, प्राइमरी रूट्स, जो कि बाद में ग्रो कर जाती हैं इनसाइड द सॉइल। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। इनके पास लेटरल रूट्स होती हैं अलग अलग तरीके की, जिसको हम कहते हैं, रेफर्ड करते हैं एज अ सेकेंडरी, टर्शरी और बहुत सारे तरीके की रूट्स। ठीक है, इनकी लेटरल रूट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी और बहुत तरीके की रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स होती है ना और उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो क्या बनाती हैं, हमारा टैप रूट। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो टैप रूट जो होता है जनरली डाइकोट के अंदर देखने को मिलता है, और जो प्राइमरी रूट्स होती है ना टैप रूट सिस्टम के अंदर, प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं एंड लेटरल रूट विल ग्रो ऑन इट। जैसे कि आपने समझ लीजिए
ये आपकी रूट है, तो इसके अंदर प्राइमरी रूट सरवाइव कर जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लेटरल रूट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि लेटरल रूट्स कौन सी है, प्राइमरी रूट्स कौन सी हैं। ठीक है, तो ये किस में होती है, टैप रूट सिस्टम में, जहां पर आप देखोगे कि आपकी जो फाइब्रस रूट होती हैं उनके अंदर द रूट सिस्टम विल मतलब टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। रूट सिस्टम जो होता है, प्राइमरी रूट सिस्टम जो होता है, उसको हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एकदम से टूट जाता है, बिखर जाता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि आप कैसे पता लगाओगे कि कहाँ से लेटरल रूट अराइज करती है प्लांट में। सो द वेरी बेस्ट ऑप्शन जो इसके लिए होता है वो होता है पेरिसाइकल। फ्रॉम पेरिसाइकल द लेटरल रूट अराइजेस इन प्लांट्स। ये आप लिख लीजिए जो मैं भी बोल रही हूँ। जो स्ट्रक्चर होता है ना, पेरिसाइकल क्या करता है, जनरली स्ट्रक्चर जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है लेटरल रूट्स के अंदर। ठीक है, जो अगर हमारे रूट का सिस्टम का रूट सिस्टम है हमारा, उसके अंदर पेरिसाइकल ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके फॉर्मेशन के लिए, लेटरल रूट्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो टैप रूट का बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो आपने अभी पढ़ लिया, और इसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मस्टर्ड यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम मोनोकॉट प्लांट्स में, जिसके अंदर देखने को मिलेगी हमें फाइब्रस। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि सर्वाइव नहीं कर पाती है, जो आपको मैंने बताया, और वो रिप्लेस हो जाती है एक लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से, और एक लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट कर जाती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से, और कंस्टिट्यूट क्या करती है, फाइब्रस रूट सिस्टम। आपने देखा होगा कि जब प्राइमरी रूट, आप देखो जब ये देखोगे आपका ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपकी ये जो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे वो ठीक था, बट जब यहाँ पर गुच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर आप नहीं पता लगा सकते कि प्राइमरी रूट कहाँ है, तो उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, एज सीन इन द वीट प्लांट। आपको वीट के प्लांट में बिल्कुल सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री, उसके अंदर रूट्स जो होती है अराइज करती है डिफरेंट पार्ट से, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें हम क्या देखते हैं, रेडिकल के थ्रू। अब देखो आप ये देख सकते हो एडवेंशियस रूट्स कौन सी होती हैं, ये वो रूट्स होती हैं जो कि विच आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के वो कहीं से भी ओरिजिनेट हो प्लांट में, वो कहलाएंगी एडवेंशियस रूट्स। ठीक है, और वहीं फाइबर्स रूट क्या थी, जिनके अंदर प्राइमरी रूट्स जो है वो अराइज कर जाता है फ्रॉम रेडिकल, कुछ समय के बाद उसके अंदर वो रूट जो है वो खत्म हो जाती है प्राइमरी रूट्स, फिर हमें स्टेम के बेस से जड़ों का गुच्छा निकलता नजर आता है। ठीक है, विच इज नोन एज फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, एंड एडवेंशियस रूट सिस्टम आपको पता चल गया, जो कि रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो करे। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडवेंशियस रूट्स। अब वो कोई भी पार्ट क्या हो सकता है, नोड हो सकता है, स्टेम हो सकता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, भाई हमें पता है उसके अंदर वाटर जाना चाहिए प्लांट के अंदर। ठीक है, इनटेक ऑफ वाटर होना चाहिए, उसके बाद मिनरल्स प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एंकरेज यानी कि प्रॉपर न्यूरिशमेंट मिलनी चाहिए प्लांट को, और स्टोर करना चाहिए फूड उसके अंदर, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट की ग्रोथ के रेगुलेटर्स जो हैं उनका भी सिंथेसिस लगातार होना चाहिए, उसका ध्यान कौन रखती है, रूट्स। ठीक है, आप यहाँ पर जो ये प्लांट देख रहे हो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको प्राइमरी रूट बिल्कुल करेक्टली देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, डाइकॉट वाला, सो टैप रूट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या देखोगे, सेकेंडरी रूट भी आपको देखने को मिल रही है। ये इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे हम, रूट सिस्टम। देन यहाँ पर एनसीईआरटी के बहुत अच्छे डायग्राम में आपको बता दिया है कि अगर ये नोड है और ये भी एक नोड है जहाँ से एक और लीफ बन रही है, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका इंटरनोड। और फ्रूट्स के बारे में बता दिया, स्टेम, लीफ। ठीक है, और ये जो ऊपर का पूरा पार्ट है, ये ऊपर का फ्लावर के साथ ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा कहलाता है शूट सिस्टम। तो आपको फ्लावर के बारे में भी यहाँ पे बता दिया। अब हम देखते हैं ये तीन तरह की चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि ये फर्स्ट वन इज टैप रूट, सेकेंड इज फाइब्रस, थर्ड इज एडवेंशियस। एडवेंशियस वाली में आप देख रहे हो कि जो हमारी रेडिकल को छोड़कर वो नोड से प्रेजेंट हो रही है आपकी रूट,
देखो नोड है ये, उसके ऊपर रूट्स प्रेजेंट है, नोड के ऊपर रूट प्रेजेंट है, ठीक है, रेडिकल पे नहीं है प्रेजेंट। तो ये होगी आपके एडवेंशियस रूट्स, देखने में कुछ इस प्रकार की होती हैं। और फाइब्रस रूट्स कुछ इस प्रकार की होती हैं जिसके अंदर आपको गुच्छा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप इजीली प्राइमरी रूट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और जो हमारी टैप रूट होती है उसके अंदर आप इजीली प्राइमरी रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रीजन्स ऑफ रूट। जनरली आप क्या देख रहे हो, रूट जो होता है वो ग्रो करता है इनसाइड द सॉइल, ठीक है। रूट जो जनरली है उसको हम देखते हैं कि अगर वो सॉइल के इनसाइड जब ग्रो करता है तो उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सॉइल के कुछ अपने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके रेजिस्टेंस को, जिनके मतलब हार्ड स्ट्रक्चर्स को रूट को मतलब फेस करना पड़ता है, जिससे कि उसका ग्रोइंग जो पॉइंट होता है रूट का एकदम टिप होती है, वो डैमेज भी हो सकती है उन सबसे टकराने की वजह से। दैट्स वाई वहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैप, ठीक है। रूट कैप होती है क्यों, ताकि वो जो हमारी रूट है उसकी ग्रोइंग जो पॉइंट है रूट का वो जो है वो डैमेज ना हो किसी भी सॉइल के पार्टिकल से टकराते समय, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं रूट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टम होता है ना, देखो ये जो पार्ट है ये एपिकल मेरिस्टम के थ्रू का पार्ट ही है। उसके अंदर रूट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टम होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक सब टर्मिनल पोजिशन, ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सब टर्मिनल पोजीशन, सिरे पर नहीं होता है, सिरे के बिल्कुल ठीक पीछे होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज सिरे के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप। रूट कैप जो है उसकी ग्रोथ को रोक लेगा एक तरीके से, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होगा। जनरली एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर नीट के लिए कि रूट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होती है। ऑप्शन ए मतलब सिरे के बिल्कुल ऊपर या फिर सिरे के ठीक पीछे, मतलब सिरे पर या फिर सिरे के पीछे, ठीक है, सब टर्मिनल पोजीशन पर या सब टर्मिनल पोजीशन के बिल्कुल पीछे। तो ये हो जाएगा सब टर्मिनल पोजीशन पे ही, मतलब उसके पीछे बिल्कुल, बिकॉज सिरे पर तो हमने अभी पढ़ा था रूट कैप प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ये रीजन दिख रहा है आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, ये रीजन होता है, ये लगातार डिवाइड करने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पर ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं ये सारी जो हैं लगातार डिवाइड करने वाली सेल्स हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। इनके अंदर मतलब कोई वो नहीं होता, इनका स्ट्रक्चर ढंग से नहीं होता। तो ये क्या होती है, प्रोड्यूस करती है नए सेल को। और रूट जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल को शो करते हैं किस तरह की ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। तो यानी कि नए सेल जो बने वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, न्यू सेल्स को। अब हम देखते हैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर हम समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एक मेरिस्टेमेटिक जो मेरिस्टेम सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड कर गया, एक आ गया आपका सेल रूट मेरिस्टेम, उसकी सेल आ गई, एक आ गया आपका परमानेंट सेल, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा, ये बनाएगा एक मेरिस्टेम की सेल और एक परमानेंट सेल, ठीक है। इसी तरह ये डिवाइड होते जाएंगे और इसी तरह से आपको यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेम देखने को मिलता है कि मेरिस्टेम जो है डिवाइड होती जाती है। इसी तरह हमें इसके अंदर इसके रीजन्स देखने को मिलते हैं। सो जनरली इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अभी हम इस डायग्राम को समझ रहे हैं, ओके। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो आता है वो आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब देखो, अब आपकी न्यू सेल तो बन गई, ये न्यू सेल तो आपकी बन गई, उसके बाद जो न्यू सेल जो बन गई है वो अपना साइज भी तो बढ़ाएगी, वो आपस में इलोंगेट करेगी, इलोंगेशन करेगी, जो विच विल इनटेक वाटर। क्यों बढ़ेगी वो इतना ज़्यादा, ये जो है ना रीजन, ये है इलोंगेशन का रीजन, वो यहाँ पर थी और यहाँ से वो इतना बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, मतलब क्योंकि उसको पानी चाहिए, उसको प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके लिए मिनरल चाहिए, तो इन सब के लिए, इन सब के इनटेक के लिए वो अपना साइज बढ़ा करती है न्यू सेल, ठीक है। इसके बाद हमें मेरिस्टेम के ठीक पीछे जहाँ पर हमारी न्यू सेल बन गई थी वहाँ पर हमें परमानेंट सेल मिलती है, जिनको छोड़ दिया जाता है और वो सेल कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहती हैं और वहाँ पर हमें इलोंगेशन होता हुआ नजर आता है। जब वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहेंगी तो वहाँ पर हमें इलोंगेशन देखने को मिलता है। और ऐसा एरिया जहाँ पे रूट लंबी हो जाती है, जहाँ पे रूट लंबी नजर आती है हमें, वो एरिया कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन,
ओके। देन हम आ जाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे। बहुत ही सिंपल है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। परमानेंट सेल जो होते हैं ना, उनके साइज अब बढ़ चुका है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा सारा काम जनरली हो रहा है। तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसी यूनिसेल्ड जो होती है, यूनिसेल्ड ऐसी अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं जो कि बाहर की तरफ होंगी, किस लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जो कि हेल्प करेंगी ज़्यादा अमाउंट में पानी और मिनरल लेने के लिए। जहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है, इस रीजन को हम कहते हैं, जहाँ पे मैच्योर हो जाती है हमारी रूट, उसको कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ने से पहले हम रीजन ऑफ रूट का अपना एनसीईआरटी पोर्शन पढ़ते हैं। The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. ठीक है, रूट कैप हमने पढ़ा, उस रूट को जो कवर करके रखती है रूट के एकदम एंड पॉइंट को, ग्रोइंग पॉइंट को। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स को, क्योंकि ये अपना पार्ट बना लेता है, अपनी जगह बना लेता है सॉइल के अंदर। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव, रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक देखने को मिलता है, जो आपने यहाँ देखा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द सेल ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं सेल्स, थिन वॉल्ड होते हैं और डेंसली प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर। ठीक है, दे डिवाइड रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे, और जो सेल जो होती है प्रॉक्सिमल होगी इस रीजन की, अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। उसकी लेंथ में ग्रो होने में क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, देन द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं आपस में और मेच्योर हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और इस रीजन के बाद कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम कहते हैं रूट हेयर। These roots hair absorb water and minerals from the soil. ये रूट हेयर क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और क्या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर और मिनरल्स। कहाँ से, सॉइल के पास से। ठीक है, तो जनरली आपको पता चल गया रूट कैप का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन टू रूट मेरिस्टेम। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का क्या फंक्शन है, इट डिवाइड रिपीटेडली। रीजन ऑफ एलोंगेशन क्या क्या फंक्शन है, इट अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। उसके बाद आता है रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, द सेल ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर एंड मेक दिस जोन। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं इस जोन की, वो बहुत ही फाइन डेलिकेट होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर। इन रूट हेयर्स को, दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ इनका। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको एक बार बनाकर दिखाते हैं। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर में क्या है। देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले टैप रूट देखने को मिलती है। किसकी, टैप रूट देखने को मिलती है आपको, कैरेट की, टर्निप की। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसीलिए पहले बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर्स एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन। रूट कुछ प्लांट्स की जो होती हैं उनकी शेप और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होकर वो मॉडिफाई हो जाती हैं, उनका फंक्शन कुछ और हो जाता है, मतलब और भी ज़्यादा फंक्शन हो जाते हैं, रैदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और भी बहुत सारे फंक्शन है एक रूट के। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, वो सपोर्ट देने की भी काम आती हैं, वो फूड को स्टोर करने की भी काम आती है और रेस्पिरेशन के भी काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो किस किस काम आती है, रैदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, अब हम देखते हैं टैप रूट। टैप रूट जो होती है ना, कैरेट की, टर्निप की, ठीक है, और एडवेंशियस रूट जो होती है स्वीट पोटैटो की, ये क्या करती है, जनरली ये फूल जाती हैं और क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी उसके ये जब फोल्ड कर जाएंगी और फूड को स्टोर कर लेंगी, तो अब ये एक तरीके की रूट हो गई। अब यहाँ पर एक बात हो रही है, आप देख रहे होगे डार्क है, प्रॉप रूट्स। व्हाट आर दीज प्रॉप रूट्स? आपने जो ये एक सेकेंड यहाँ पर हम बनाकर देख लेते हैं। आपने जो बनियन का ट्री देखा होगा, ऐसे कुछ बनियन का ट्री होता है, समझ लीजिए ट्री है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये जो बनियन की ट्री पर भी ऐसी ऐसी रूट्स लटकी हुई होती हैं। तो ये जो रूट्स होती है ना, इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स।
ठीक है। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि प्रॉप रूट्स क्या होती हैं। प्रॉप रूट्स जो होती है बैनियन ट्री में हमें देखने को मिलती है और उनका फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बैनियन के ट्री को, जैसा कि आप अपने सामने इस पिक्चर में देख रहे हो। The stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots. अब stilt roots क्या होती हैं? एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर stilt roots भी हम ड्रॉ करके देखेंगे। जनरली stilt roots कैसी होती है समझ लीजिए। आपका शुगर केन है, बीच में उसके डिवीजन जो होते हैं वो हैं नोड्स हैं। ये शुगर केन है आपका, यहाँ पर इसकी रूट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी कुछ रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं नोड्स से निकली हुई। ठीक है, ये रूट्स होती हैं। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, तो शुगर केन में हमें क्या देखने को मिलती है? स्टिल्ट रूट्स। और मेज के अंदर, ठीक है, और आपको बैनियन ट्री के अंदर कौन सी रूट्स देखने को मिलती हैं? प्रॉप रूट्स। तो यहाँ पर हमने प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स को खत्म कर लिया। इन सम प्लांट्स जैसे कि राइजोफोरा, राइजोफोरा बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लांट आ जाता है जिसके अंदर हमें जो कि दलदली, आपने दलदली एरिया देखा होगा, ये मैनग्रोव जगह पे होते हैं। ये एरिया जहाँ पर समुद्र खत्म होता है और जो आपका टेरेस्ट्रियल एरिया है वो शुरू होता है, उसके बीच में एक एरिया होता है, बहुत छोटा एरिया होता है, जहाँ पर मतलब बहुत इतना छोटा नहीं बट वो एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पर नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, दलदल वाला एरिया होता है। ठीक है, वहाँ पर ये प्लांट उगता है राइजोफोरा। ठीक है, ये स्वैम्पी एरिया में बढ़ता है। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के बाहर काफ़ी सारी रूट आ जाती हैं। किस लिए? रेस्पायरेशन के लिए। इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, जो रेस्पायरेशन के लिए बाहर आती है जिसको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। राइजोफोर्स जो होते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं और उनके ऊपर समझ लीजिए, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे, समझ लीजिए आपकी सॉइल है और ये आपका प्लांट है। अब रूट अंदर तो है ही बट कुछ रूट्स आपने देखी होंगी ऐसे से फैल जाती हैं ज़मीन के ऊपर ही, ऐसे स्पाइन की तरह खड़ी हो जाती हैं। तो वो रूट्स कौन सी होती हैं? वो रूट्स जनरली उस रूट्स को क्या कहा जाता है? न्यूमैटोफोर्स। ये जनरली किस लिए होती हैं? विच हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, जो अंदर रेस्पायरेशन नहीं कर पाती हैं बिकॉज वहाँ पर नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स द मेन रीजन न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आएगा एम्स के अंदर, प्लीज इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देन हम आ जाते हैं न्यूमैटोफोर्स जनरली होते क्या है? न्यूमैटोफोर्स आर दोज विच अराइज आउट ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के बाहर आके बड़े होते हैं, अराइज कर जाते हैं। स्पेशल फंक्शन होता है स्पेशली फॉर रेस्पायरेशन प्रोसेस। कहाँ पर? दलदली एरिया में, यानी कि मैंग्रोव एरिया में, जहाँ पर पानी के और मिट्टी के मिक्सचर के अंदर आपको नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर एक ओपनिंग भी होती है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं न्यूमैटोथोर। ठीक है, न्यूमैटोथोर। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं ये क्या क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें मिल रहा है एस्पैरेगस। ठीक है, ये क्या है? मॉडिफिकेशन। ये एस्पैरेगस जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें ए वाले जो जितने भी हैं ये सब क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं फूड को। ठीक है, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब किस लिए? स्टोरेज ऑफ फूड। और ये जो आपको देखने को मिल रही है, देखो ये जो आपको जमीन के बाहर जो आपको ऊपर उभरते हुए हिस्से दिख रहे हैं ये होते हैं न्यूमैटोफोर्स। ये सब क्या है? न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, ये किस लिए हेल्प करते हैं? रेस्पायरेशन में। दिखा दिया, स्टोरेज के लिए ये सारे, रेस्पायरेशन के लिए ये। ठीक है, और न्यूमैटोफोर्स ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? राइजोफोरा के अंदर। अब हम आ जाते हैं स्टेम। स्टेम जनरली क्या है? प्लांट की जो ऊपर बढ़ने वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं स्टेम। प्लांट का असेंडिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं स्टेम। इसके पास जनरली क्या क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, यानी कि ऊपर उगने वाला, मिट्टी के ऊपर उगने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा स्टेम, जिसके पास ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, और जनरली आपका जो स्टेम है वो किसके थ्रू अराइज करता है? स्टेम किससे बढ़ता है, किससे बनता है? वो प्लूम्यूल से। ठीक है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम जो होता है उसके पास होते हैं नोड्स,
और इंटरनोड्स, और रूट के पास नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। स्टेम का वो रीजन जहाँ पर जो हमारी लीव्स उगती हैं उसको कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच के डिफरेंस को कहते हैं इंटरनोड्स, यानी कि दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड्स। द स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम के पास बर्ड्स होती हैं जो कि टर्मिनल हो सकती है, टर्मिनल्स पे प्रेजेंट हो सकती हैं, या फिर एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी। स्टेम जो होता है जनरली ग्रीन कलर का होता है व्हेन यंग, और लेटर ऑफन वो थोड़ा वुडी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट एग्जाम्पल क्या है स्टेम का जो स्टोर करता है फूड? व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेम विच स्टोर फूड? तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये जहाँ पर क्वेश्चन बोलती हूँ वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उनको नोट डाउन जरूर कर लें। तो आपने देखा होगा, एक सेकेंड हम यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। समझ लीजिए आपका पोटैटो है, इसके अंदर कुछ आईज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जनरली क्या होती हैं? दीज आर नोड। ठीक है, ये होती है नोड, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये प्रेजेंट है। और जो आप देखते हैं आगे, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का? ताकि ये ब्रांचेस को जिनके पास लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उनको स्प्रेड कर सके। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। इसके पास वाटर भी होता है, मिनरल भी होता है, और फोटोसिंथेट्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ स्टेम्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट। कुछ स्टेम होती हैं जिनके पास ये सारा फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि एक स्टेम के टुकड़े को काट के आप अगर लगा दो तो वो दूसरा प्लांट बन जाएगा, मतलब वही प्लांट दोबारा से उग जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्टेम की वजह से। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे। नाउ व्हाट आर मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफिकेशन कैसे हुई स्टेम की? तो जनरली हमारा जो स्टेम जो होता है ना, वो थॉर्न, आपने सुना होगा, कांटे, कांटे जो होते हैं वो मॉडिफाइड वर्जन होता है किसका? स्टेम का। ठीक है, उसके बाद सॉरी, द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। हमेशा वो टिपिकली वैसे ही नहीं होते जैसे उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि एकदम खड़े खड़े से होंगे और वैसी स्टेम होगी जिसके ऊपर सारी लीव्स लगी होंगी। ये मॉडिफाई भी कर जाते हैं कई बार डिफरेंट फंक्शंस के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंड, कोलकोशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। ये सारे आपको यहाँ पर मिल गए एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर में से आपको एग्जाम्पल्स नीट में एनसीईआरटी में से ही पूछे जाएंगे, तो प्लीज उसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड को। दे ऑल्सो एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ये इसके काम भी आते हैं कि कंडीशन अगर अनफेवरेबल है ग्रोथ की तो उससे भी प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेम जो होते हैं उसके अंदर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये सोचोगे कि टेंड्रिल्स क्या है यहाँ पर, तो अब हम देखते हैं स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। टेंड्रिल जो होती है क्लाइंब करने वाला हिस्सा होता है, आपने देखा होगा, आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड। ये जो हिस्सा होता है, बेल जो होती है उसके अंदर जो स्टेम होता है वो एक मॉडिफाइड वर्जन होता है टेंड्रिल। ठीक है, बेल के अंदर भी आपको स्टेम देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो स्टेम ही होता है, लेकिन उसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं टेंड्रिल से, क्योंकि एक मॉडिफाइड वर्जन होता है स्टेम का। ठीक है, तो ये क्लाइंब करने वाला हिस्सा, बेल का जो क्लाइंब करने वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसको हम कहते हैं टेंड्रिल। ठीक है, इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये हमें पता चल गया। विच हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गॉड्स, यानी कि कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में ये क्लाइंब करने के बहुत ज़्यादा काम आता है, और ग्रेप वाइन्स में भी। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है स्टेम की वो मॉडिफाई कर जाती हैं वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न के अंदर भी। एक्सिलरी बर्ड्स कभी कभी थॉर्न के अंदर भी स्टेम जो है मॉडिफाई कर जाता है। थॉर्न मतलब यहाँ पर कांटे। ठीक है, तो वो बहुत ही पॉइंटेड थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, जो कि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सिट्रस के प्लांट के अंदर, नींबू के प्लांट्स के अंदर, ठीक है, बोगनवेलिया के प्लांट के अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो आने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड ऑपरेंशिया। जैसे कि
और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। आपने ये देखा होगा कि एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आपको बताऊं मैं, समझ लीजिए हम एक वो बनाते हैं कैक्टस। कैक्टस के अंदर ये कैक्टस है, ये आपको स्पाइन्स देखने को मिलती हैं, मतलब है तो कांटे ये भी, बट इसको कुछ अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, इन कांटों को क्या बोला जाता है? स्पाइन्स। क्यों? बिकॉज लीफ का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्पाइन कहते हैं, और ये जो है ये आपकी लीफ, ये स्टेमी पार्ट है, और ये आपका बाहर का पार्ट लीफी पार्ट है, जो कि मॉडिफाई हो गया है किसमें? स्पाइन में। ताकि लीफ अगर होता तो इसके अंदर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता। यहाँ पे स्पाइन है तो पानी कम एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट जिंदा रह सकेगा, क्योंकि हमें पता है ये डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वहाँ पर उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। दैट्स द मेन रीज़न, ताकि पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें, इनके अंदर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अगली चीज़ आती है फाइलोकेड। आपको यहाँ पर देखो एग्जाम्पल पर चल गए होंगे, ओपेंशिया, यूफोर्बिया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? आपके थॉर्न के अंदर। अब हम आगे आ जाते हैं फाइलोक्लेड। व्हाट इज फाइलोक्लेड? फाइलोक्लेड पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले जिंजर है, देन जमीन कंड है, देन हमारा पोटैटो है, ये सब हमारे क्या हैं? जो स्टोर करेंगे फूड को। देन बी है जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक्सिलरी जो स्टेम है वो मॉडिफाई कर जाएगी टेंड्रिल में, यानी कि बेल है आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो कांटे की तरह बढ़ गया है ये, यानी कि क्या हो गया? स्पाइन। यहाँ पर स्पाइन की जगह थॉर्न यूज होना था, क्योंकि स्टेम जो होता है वो स्टेम जो होता है जनरली मॉडिफाई होकर थॉर्न बनता है, और लीफ जो है मॉडिफाई होकर स्पाइन बनती है। तो यहाँ पर हम सच इतना बड़ा करेक्शन नहीं कर सकते एनसीईआरटी के अंदर, बट आपको ये याद रखना है। देन डी इज स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ से एक दूसरे से स्प्रेड हो रहे हैं, दोनों आपस में जॉइंटेड हैं, और इसका अगर एक भी पार्ट आप काट के लगा देते हो तो उसके अंदर क्या होगा? एक और नया प्लांट उग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। आपने देखो ये देखा होगा फाइलोक्लेड क्या होता है? फाइलोक्लेड जो होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एज एग्जाम्पल आपने देखा होगा ओपेंशिया एंड यूफोर्निया में, जो मैंने ऊपर यहाँ पर अभी बनाए थे, ये हमारे जो हमने एक सेकेंड, हमने जो कैक्टस बनाया था, ये हमने स्पाइन्स तो इसके ये बता दिए थे कि हमारे ये कांटे होते हैं, बट ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, ये मेन जो स्ट्रक्चर होता है, इस मेन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फाइलोकेड। ठीक है, इट इज नोन एज फाइलोकेड। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे कि हमने देखा ग्रास। आपने ग्रास में क्या देखा होगा? अब देखो सबसे पहली चीज बात करते हैं हम रनर की। ग्रास के अंदर आपको रनर देखने को मिलेंगे, और स्ट्रॉबेरी के अंदर आपको स्टोलोन देखने को मिलेंगे। ये रनर और स्टोलोन क्या है? ये जनरली मॉडिफाइड वर्जन है स्टेम का। तो जनरली क्या होता है? ग्रास समझ लो, देखो ये है, समझ लीजिए ये ग्रास है, ये उगी हुई है यहाँ पर, ये आपकी धरती है। ठीक है, ये आपकी लैंड है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुँच के वापस बेंड कर जाती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये बेंड करती है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट पे एक और ये रूट ऐसे से प्रेजेंट हो जाएगी, और एक और बन जाएगा, और ऐसे ही ऐसे एक पॉइंट पे बेंड होके पूरे में फैल जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं रनर। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं रनर। इसी तरह से जो स्टोलोन होता है, इसी तरह से क्या होता है? स्टोलोन। ठीक है, स्टोलोन क्या होता है? स्टोलोन आपको मिलेगा स्ट्रॉबेरी के अंदर, वो भी सेम ही काम करता है। इट स्प्रेड टू न्यू निचेस। ठीक है, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। जब ओल्डर पार्ट्स मर जाते हैं तो न्यू प्लांट्स बन जाते हैं इस स्टोलोन के अंदर। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि मिंट और जैस्मिन है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टोलोन। स्टोलोन क्या होता है? जनरली स्लेंडर लेटरल ब्रांच होता है, एक ब्रांच टाइप होता है, जो अराइज करता है एक्सिस से, मेन एक्सिस के बेस से, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। कुछ टाइम तक ये ऊपर तक ग्रो होता है, देन फिर ये नीचे बेंड हो जाता है ग्राउंड तक। ठीक है, तो ये आपको किसमें देखने को मिलेगा? मिंट और जैस्मिन में और स्ट्रॉबेरी में भी। देन आता है आपका नेक्स्ट
ऑफसेट। व्हाट इज ऑफसेट? देखो ऑफसेट अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर हम देखते हैं, जनरली आपने ये देखा होगा, समझ लीजिए ये आपके दो नोड्स हैं, ठीक है, दो प्लांट्स की ये नोड्स हैं जहाँ पर आपको ये लीव्स देखने को मिली। अब ये जो दो नोड्स हैं जिससे कनेक्टेड होंगे ये होगा आपका ऑफसेट, ठीक है। आपको पता चल गया ऑफसेट क्या है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ का आपका एग्जांपल आप ले सकते हो कि दो प्लांट्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको जोड़ के रखने वाला, उसको हम कहते हैं ऑफसेट। इट इज अ लेटरल ब्रांच ऑफ शॉर्ट इंटरनोड्स, इंटरनोड्स होते हैं शॉर्ट, एंड ईच नोड बियरिंग रोसेट ऑफ लीव्स। हर एक नोड जो होती है वो आपस में कनेक्टेड होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, जो जिससे कनेक्टेड है उसको हम कहेंगे ऑफसेट। ये एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है और इसके एग्जाम्पल हैं पिस्टिया एंड, एक सेकेंड, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। उसके बाद हम देखते हैं बनाना। इनके अंदर हमें क्या मिलेगा देखने को, शक्कर। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर ब्रांचेस तो होंगी लेकिन वो बेसल से होंगी, बेसल मतलब बेस से उगेंगी, एंड अंडरग्राउंड पोर्शन में मेन स्टेम के साथ ही वो ग्रो करेंगी हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब नीचे ही नीचे बिल्कुल ऐसे ग्रो होती रहेंगी वो, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे, मैं बता रही हूँ आपको, समझ लीजिए एक सेकेंड। इसको अगर हम यहाँ पर ग्रो करें, यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ मैं कि शक्कर की बात मैं कैसे कर रही हूँ। समझ लीजिए आपका ये मेरिस्टेम है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर नीचे उगा हुआ है, ये आपका बीच में पानी है, या फिर सॉरी पानी बोल रही हूँ, यहाँ पर लैंड है। यहाँ पर आपकी अगर एक स्टेम बनी हुई है तो वो स्टेम क्या करेगी, वो ऐसे जा जाकर एक नया चीज़ बना लेगी, नया प्लांट बना लेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पार्ट को क्या कहेंगे हम, शक्कर, ठीक है। तो शक्कर और आपको ऑफसेट के बीच में डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम आगे चलते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारे मेन एग्जाम्पल्स है उनको हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये चीज़ जो है आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाली है। आप जो है इसको ज़रूर 3 से 4 बार रिवाइज करके जाओ, एक जगह पर आपका काम आसान करके मैंने एक जगह पर लिख दिए हैं सारे एग्जाम्पल्स, आपको बस इन्हें पढ़ना है और अपना एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी में, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो पोटैटो क्या होता है, ट्यूबर होता है। जिंजर टर्मरिक क्या होती है, राइजोम होती है। जमीन कंड, सूरन, आर्मोफेलस क्या होते हैं, कॉर्म होते हैं। कोलोकेशिया, कचालू क्या होते हैं, कॉर्म होते हैं, ठीक है। ओपनशिया क्या होता है, यानी कि जो हमने देखा था कैक्टस जो होता है, यूफोर्बिया हमने देखा था अभी, फाइलोकेड होता है, फाइलोक्लेड, ये सब क्या है, हमने अभी एक जो एग्जाम्पल बीच बीच में पढ़े थे वो सब एक जगह पर हैं, ठीक है। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब क्या है, ये टेंड्रिल हैं, स्टेम टेंड्रिल यानी कि मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड हैं। देन आ जाता है सिट्रस, ठीक है, बोगेनवेलिया, ये सब क्या है, सिट्रस और बोगेनवेलिया किसके एग्जाम्पल है, थॉर्न के, जो कि मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है। देन आते हैं ग्रास, ग्रास के अंदर क्या है, रनर है। स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या है, स्टोलोन है। पिस्टिया और यूकोर्निया क्या है, ऑफसेट हैं। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसोमेम किसके एग्जाम्पल हैं, शक्कर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट जो करेंगे, हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने रूट और स्टेम के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी का हेल्प कर सकती है, किसी के काम आ सकती है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसके आगे चल के हेल्प हो सके, वो अपने एग्ज़ाम को देने में डरे नहीं। और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो सिंह क्रिएशन एजुकेशन नाम से ही एक चैनल है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। इसी तरह से थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप न्यू हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।